हेलो बच्चों, सॉरी वो पिछले वीडियोस में उस वहाँ पे पॉज हो गया था, तो वहीं तक वीडियो बना है। मतलब स्टीरियो लिथोग्राफी हमें शुरू करना है। तो बच्चों, स्टीरियो लिथोग्राफी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक है। ठीक है, 1986 में इसका पेटेंट हुआ था और टेक्निक 3D मॉडल्स को बनाने के लिए की गई थी। कैसे? लिक्विड पॉलीमर्स की मदद से। क्यों? जब लिक्विड पॉलीमर्स पे अल्ट्रावायलेट किरणें जाती हैं, प्रकाश जाएगा, तो वो लिक्विड पॉलीमर्स सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले तो ये ज़्यादातर सटीक और विस्तृत पॉलीमर पार्ट्स का उत्पादन करती है और इस तकनीकी की खोज 1984 में चक हल द्वारा की गई थी। SLA, जिसको हम स्टीरियो लिथोग्राफी कह रहे हैं, SLA कम ऊर्जा या कम एनर्जी अत्यधिक सेंट्रलाइज अल्ट्रावायलेट लेज़र का उपयोग करता है, जो अभी मैंने बताया। और जब ये अल्ट्रावायलेट रेज लिक्विड पॉलीमर्स पर पड़ते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और 3D ऑब्जेक्ट बना देता है, जिसको हम मॉडल कहते हैं। इसकी प्रक्रिया भौतिकी के फोटो संवेदनशील पॉलीमर पर आधारित होती है। मतलब क्या कि फिजिक्स के फोटो सेंसिटिव पॉलीमर पे बेस्ड होती है, जो उच्च तीव्रता वाले लेज़र प्रकाश के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम वीडियो से समझ लेते हैं इसको, स्टीरियो लिथोग्राफी। चलिए, ये बच्चों स्टीरियो लिथोग्राफी है। चलिए तो देखते हैं कैसे वर्क करता है स्टीरियो लिथोग्राफी। एक चीज़ और कि लेज़र बीम के साथ तरल पॉलीमर पूल की सतह पर परत या सतह के क्रॉस सेक्शन को ट्रेस करके प्रोटोटाइप बनाता है और इसकी मदद से न्यूनतम 0.02 mm तक की सतह को बनाया जा सकता है। चलिए, जो बातें मैंने बोला यहाँ पे आप वीडियोस में देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टीरियो लिथोग्राफी। तो बच्चों, ये मॉनिटर है आपका, कंप्यूटर मॉनिटर, जिसमें आप कैड डिज़ाइन करेंगे, मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, स्लो समझेंगे। इसमें आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे आपको मॉडल होगा और ये हमारा रैपिड प्रोटोटाइप मशीन है। इसमें आपका पॉलीमर लिक्विड भरा होगा। ठीक है, ये आपका अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स है, यहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करेगी? जब ये लिक्विड पॉलीमर पे पड़ेगी, जिस शेप में भी जाएगी तो वो उतना शेप सॉलिडिफाई हो जाएगा। और ये मान लेते हैं हम कि हमारा कैड मॉडल है जो हमें बनाना है। ठीक है, तो कैड मॉडल जो हमें बनाना है वो हमारा ये है। ये हमारा है, आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म वो होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है ना। ये प्लेटफॉर्म है आपका। ये पॉलीमर लिक्विड है जो रैपिड प्रोटोटाइप मशीन में भरी हुई है। जब अल्ट्रावायलेट किरणें इस पॉलीमर लिक्विड पे जाएंगी तो ये पॉलीमर लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो मान लीजिए ये आपका कैड मॉडल है, इसको बनाना है आपको, तो बनाइए, देखते हैं कैसे बनता है। इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। मान लीजिए ये लेज़र जब लिक्विड पॉलीमर पे पड़ेगा इस सेक्शन में, मान लीजिए रेक्टेंगल सेक्शन में मूव करेगा तो वो रेक्टेंगल सेक्शन मूव हो जाएगा और ये हमारा नीचे आएगा। जब प्लेटफॉर्म नीचे आएगा तो एक लेयर कट कर चुका होगा। मतलब मैं समझाता हूँ, देखिए, जब ये लेज़र इस लिक्विड पॉलीमर जो ये दिख रहा है, इस लिक्विड पॉलीमर पे मूव करेगी तो वो लिक्विड पॉलीमर सॉलिडिफाई हो जाएगा। और जब ये प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ आएगी तो ये लिक्विड पॉलीमर सॉलिडिफाई होकर एक परत ऊपर चला जाएगा। फिर से वही प्रक्रिया, फिर से ये प्लेटफॉर्म नीचे जाएगा, फिर से लेज़र पास कराएंगे या अल्ट्रावायलेट रेज पास कराएंगे। जब पास होगी तो फिर से लिक्विड पॉलीमर सॉलिडिफाई हो गया, फिर एक लेयर मूव करेगा। ऐसे लेयर बाई लेयर कटिंग करते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। देखिए, ठीक, फिर से लेज़र को पास कराएंगे। लेज़र जैसे ही पास होगा, देखिए, लेज़र जैसे ही पास होगा एक लेयर और कट करके, तब एक लेयर और पॉलीमर का सॉलिडिफाई हो जाएगा। एक लेयर और सॉलिडिफाई होगा तो ये लेयर बाई लेयर हम स्लाइस कटिंग करते रहेंगे और लेयर बाई लेयर कट करते इसको एक साथ कंपोजिट कर देंगे, मिला देंगे, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट, लिक्विड पॉलीमर पे जब अल्ट्रावायलेट रेज पास होगी, जिस शेप में पास होगी उस शेप का एक लेयर सॉलिडिफाई हो जाएगा
प्लेटफॉर्म को नीचे भेजते जाएंगे, एक एक लेयर सॉलिडिफाई करते जाएंगे और सारे लेयर को एक साथ मिला देंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हमारा दूसरा है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। तो बच्चों इसे कॉल डेकर्ड ने 1986 में ही विकसित कर लिया था। तो जो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग यानी SLS की मूल अवधारणा है वो स्टीरियोलिथोग्राफी यानी SLA की समान होती है। इसमें ट्रेस करने के लिए एक चलती लेज़र बीम और चुनिंदा सिंटर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कह लीजिए और मिश्रित धातु भी होती है, ठोस पदार्थ का उपयोग करते हैं। इस तकनीक में रोलर का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि ये पतली सतह या परत बिछाई जाए। CO2 लेज़र इसमें इस्तेमाल होता है। तो CO2 लेज़र करता क्या है? CO2 लेज़र का उपयोग अक्सर तरल रेसिन के बजाय पाउडर की क्रमिक परतों में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको आपको दिखा देता हूँ मैं SLS को। ठीक है, SLS की टेक्निक आप देख लीजिएगा, मैं आपको वीडियोस में दिखा देता हूँ। SLS का आपको पता ही होगा फुल फॉर्म क्या है, सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। ठीक है, चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये आपका SLA की तरह ही है, ये आपका मॉनिटर होगा। ठीक, मॉनिटर को रैपिड प्रोटोटाइप मशीन से जोड़ देते हैं। इसमें इस बार पॉलीमर का लिक्विड नहीं बच्चों, पाउडर भरा होगा। पाउडर मैंने बताया किसका होगा, पाउडर सिंटर पाउडर होगा जो ठोस धातु के साथ मिक्स होगा। मतलब आपका सॉलिड मेटल्स भी होगा और सिंटर पाउडर भी होगा। ठीक है, मतलब मिक्स करके मेटल्स और पाउडर्स का मिक्सचर होता है, सिंटर पाउडर और मेटल्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये आपका पाउडर है जो सिंटर पाउडर और मेटल पाउडर मिक्स है। ये आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा या जहाँ पे लेयर बनेगा, जहाँ पे लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चर होगा, इसी को प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिस पे लेयर बाय लेयर परफॉर्म होगा, जहाँ पे ऑपरेशन होगा, प्लेटफॉर्म है ये। ठीक, ये हमारा लेवलर है। लेवलर का मतलब क्या है, जिसको रोलर भी कहना है। जब ये पाउडर ऊपर जाएगा तो लेवलर उस पाउडर को जब रोल करेगा या रोलर उस पर रोल करेगा तो एक पाउडर की एक परत बिछ जाएगी, एक लेयर बिछ जाएगी। उसके ऊपर हम CO2 लेजर, ये भी कंट्रोल्ड है, कंप्यूटराइज CO2 लेजर सोर्स से जब पास होगा तो ये जो परत पाउडर की लेवलर बिछाएगा उसको कट कर देगा। कट करेगा तो ये प्लेटफॉर्म पे आके एक लेयर गिर जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे। ठीक है, चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। पाउडर एलिवेटर पे होगा, ये भी एलिवेटर पे होगा। ये मान लीजिए हमें मॉडल बनाना है। ठीक, तो हमने कंप्यूटर एडेड डिजाइन की मदद से ये मॉडल तैयार कर लिया। अब ये मॉडल कमांड हम देंगे कंप्यूटर की मदद से इस रैपिड प्रोटोटाइप मशीन को। इसमें पाउडर 2 एलिवेटर पे, लेफ्ट एलिवेटर और राइट एलिवेटर पे फिक्स है। तो जब राइट एलिवेटर ऊपर जाएगा तो पाउडर ऊपर जाएगा। पाउडर ऊपर जाएगा, ये लेवलर या रोलर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। रोलर, ये लेवलर इस पाउडर को रोल कर देगा, लेवल कर देगा, तो एक परत इस पर बिछ जाएगी इस बेड पे। जब एक परत बिछेगी तो CO2 लेजर से इस शेप का जो प्रोडक्ट हमें, मतलब जो मॉडल हमें बनाना है, जो डिज़ाइन हम किए हैं, उस शेप का CO2 लेजर इस परत को काट देगा, स्लाइस कर देगा। जैसे ही काटेगा ये प्लेटफॉर्म उस परत को लेके नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर लेफ्ट एलिवेटर इस पाउडर को ऊपर करेगा, क्योंकि अब रोलर या लेवलर यहाँ है, तो ये पाउडर ऊपर जाएगा। फिर ये इसको रोल कर देगा, लेवल कर देगा, लेवल करेगा। फिर पाउडर का एक परत बिछ जाएगा, फिर पाउडर का एक परत बिछ जाएगा, तो फिर से CO2 लेजर इस शेप का एक परत काट देगा, काटेगा, तो फिर ये इस प्लेटफॉर्म पे एक परत और नीचे आएगी। देखिए कैसे। ऑपरेशन दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये राइट एलिवेटर पे पाउडर है, राइट एलिवेटर ऊपर गया, ये रोलर या लेवलर रोल जब करेगा इस पाउडर का एक परत बिछ जाएगा। दिखाते हैं, देखिए एक परत बिछ गया। अब लेजर क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट जो मॉडल हमें बनाना है उसी मॉडल का कट कर देगा, इस परत को, लेयर को कट करेगा, तो ये प्लेटफॉर्म पे एक लेयर नीचे आ जाएगा, कट करके स्लाइस होकर के नीचे आ जाएगा। देखिए एक परत आ गया। अब ये खाली हो जाएगा,
यहाँ पे मेटल कट चुका है, अब ये खाली हो जाएगा। फिर से ये लेफ्ट एलिवेटर से पाउडर ऊपर जाएगा, रोलर अभी फिर से इसको रोल करेगा, फिर से रोल करेगा तो एक परत फिर से बिक जाएगा पाउडर का। फिर लेज़र कट करेगा तो फिर से एक लेयर स्लाइस होकर के इस प्लेटफॉर्म पे नीचे आ जाएगा। ऐसे साइमल्टेनियसली लेफ्ट एलिवेटर राइट एलिवेटर से पाउडर ऊपर जाता रहेगा। ये रोलर या लेवलर्स लेवल करता रहेगा, परत बिछाता रहेगा, लेज़र काटता रहेगा, और परत दर परत लेयर बाय लेयर ये हमारा सॉलिड मॉडल फाइनल प्रोडक्ट बन करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली यही है सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। ठीक है, तो ये आपका सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग का प्रोसेस है, मेथड से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों SLA और SLS के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है, वो देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है SLA के या SLS के, दोनों सेम है लगभग। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स यूज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, सैंड फॉर बिल्डिंग, सैंड कास्टिंग कोर्स, मेटल एंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वैक्स जो इस्तेमाल करते हैं। नो नीड टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द पार्ट, ऑब्वियसली पार्ट को सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना है। पार्ट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी पोस्ट क्योरिंग एक्सेप्ट व्हेन सिरामिक इज यूज। जब सिरामिक इस्तेमाल करते हैं तब पोस्ट क्योरिंग की ज़रूरत पड़ती है, अगर सिरामिक इस्तेमाल करते हैं तो पोस्ट क्योरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एडिशनल पाउडर मे बी हार्डन्ड एट द बॉर्डर लाइन। सॉलिडिफिकेशन के समय भी पाउडर ज़्यादा हार्ड हो जाता है, एडिशनल पाउडर। ठीक है, और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, द रफनेस इज मोस्ट विजिबल इवन पार्ट्स कंटेंस स्लोपिंग स्टेप सरफेस। मतलब अगर सरफेस रफ है तो हमें पार्ट्स की स्लाइसिंग करने में डिफ़िकल्टीज आएंगी। एप्लीकेशन रेंज क्या है, रिप्रेजेंटेशन मॉडल दे सकते हैं, टफ प्रोटोटाइप बना सकते हैं, कास्ट मेटल पार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला है जो हमारा वो है लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है बच्चों, तो बेसिकली इस तकनीकी को विशेष रूप से कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक, धातु आदि के पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये क्या करता है, इसमें भी लेज़र बीम के द्वारा पार्ट्स क्रॉस सेक्शन को काट दिया जाता है, जिसमें पार्ट्स के भाग सरेस और वेल्डिंग से जुड़े होते हैं। परतें बेस प्लेट के साथ या बेस प्लेट के पार पूरी तरह से पदार्थ की लंबाई पतली शीट पर खींचकर बनाई जाती है और इसे गर्म रोलर के साथ एक जगह पर गोंद की सहायता से फिक्स कर लिया जाता है, ग्लू की सहायता से। फिर लेज़र बीम की सहायता से सतह को स्कैन किया जाता है। लेज़र की तीव्रता को पदार्थ की एकल परत के द्वारा काटने के लिए आवश्यक स्तर पर सेट किया जाता है। मतलब लेज़र से कितने थिकनेस काटा जाता है वो लेज़र की इंटेंसिटी भी फिक्स की जाती है। फिर शेष कागज़ को बाद में विभाजित करने के बाद या बांटने के बाद जो भी आप कर सकते हैं आसान करने के लिए क्रॉस हैंड कर लिया जाता है। फिर आधार प्लेट नीचे चली जाती है और पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो लेकिन एक बात देखने की ये है कि लोम में मतलब लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक्रेलिक, प्लास्टिक शीट, सिरेमिक का भी उपयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों इसकी वर्किंग देख लेते हैं। एज द नेम इम्प्लाइज द प्रोसेस लैमिनेट्स थिन शीट ऑफ फिल्म, पेपर और प्लास्टिक। ठीक है, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में पेपर या प्लास्टिक की परत दर परत चादर बिछा करके हम सॉलिड मॉडल बनाते हैं। तो लेज़र ही होता है जो उसकी पेरीफेरी को कट करता है और लेयर प्लेटफॉर्म प्लेट पर अलग हो जाती है। चलिए इसकी हमें वर्किंग देख लेते हैं। ये आपका लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, लगभग ये भी सिमिलर उसी की तरह है, SLA और SLS की तरह। इसमें 2 सपोर्टिव रोलर्स होते हैं, 2 बड़े रोलर्स होते हैं। ठीक, सपोर्टिव रोलर्स पे हम सीट बिछा देते हैं, मेटल की सीट जिसकी हमें कटिंग करनी होती है, पेपर बिछा देते हैं जिसकी हमें कटिंग करनी होती है, सिरामिक, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, पेपर या सिरामिक। ठीक है, जनरली पेपर या प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। तो ये प्लास्टिक या पेपर का जो सीट मटेरियल है सपोर्ट रोलर्स पे फिक्स है। ठीक है बच्चों, ये सपोर्ट रोलर्स पे फिक्स है और ये दोनों बड़े रोलर्स। ये जब रोल करेंगे तो सीट मूव करेगी वहाँ पे। ठीक है, तो इस बेड पे जो ये हमारा बेड सीट है, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या करेगा, जब लेज़र पास होगी तो जो ये सीट कट होकर के अलग होगी, प्लेटफॉर्म नीचे जाएगा और सीट इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी कट करके। अब ये हीटेड रोलर क्या है, हीटेड रोलर का इस्तेमाल
कई सीटें जब कट के आएंगी तो जब हीटेड रोलर उनके ऊपर से मूव करेगा तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप कह सकते हैं ग्लू की मदद से या जैसे भी आप जोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए ये मिरर होता है, ये लेज़र है। लेज़र सोर्स मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ऑप्टिक्स हेड पे जाएगा। ये ऑप्टिक्स हेड लेज़र को एक जगह पे कंसंट्रेट करेगा जहाँ से कटिंग करनी है। ठीक है, चलिए इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। पहले लेज़र है, मिरर है, ऑप्टिक्स हेड है। देखिए होता क्या है, ये सीट मटेरियल है जिसकी हमें कटिंग करनी है या जिसका हमें सॉलिड मॉडल बनाना। कंप्यूटर में आप सॉलिड मॉडल बनाएंगे उसी हिसाब से लेज़र सोर्स भी कंप्यूटराइज कंट्रोल होती है। लेज़र सोर्स मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इस ऑप्टिक्स हेड पे जाएगी। ऑप्टिक्स हेड कंसंट्रेट कर देगा इस सीट पे। ऑप्टिक्स हेड मूव करेगा और ये जितनी शेप की कटिंग करनी है, जिस तरह का हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मॉडल है, ऑब्जेक्ट है, उसी तरह की कटिंग करेगा। कटिंग जैसे ही करेगा प्लेटफॉर्म नीचे आ जाएगा और वो जो लेयर होगा जिसको लेज़र काटा होगा सीट को, मेटल सीट को या पेपर सीट को या प्लास्टिक सीट को, वो नीचे आएगा। फिर से ये रोलर मूव करेगा, फिर से ये सीट आगे बढ़ेगी, फिर से लेज़र क्या करेगा, एक लेयर और कट करेगा। ऐसे लेयर कट होता रहेगा। एक लेयर जब कट होगा हीटेड रोलर मूव करेगा। तो एक लेयर जैसे ही कट हुआ, दूसरा लेयर कट हुआ तो हीटेड रोलर मूव करेगा, तो इन दोनों लेयर्स को वो चिपका देगा। देखिए कैसे, दिखाते हैं बच्चों ऑपरेशन। देखिए लेजर से मिरर पे जाएगा, मिरर पे ऑप्टिक्स हेड पे जाएगा, ऑप्टिक्स हेड यहाँ पे कंसंट्रेट कर देगा। ये रोलर चल रहा है मेटल, देखिए ये कट किया जैसा ऑब्जेक्ट आपको बनाना था, ये प्लेट कट हो गई, ये हमारा प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे ये प्लेट कट होकर के नीचे आ जाएगी। एक लेयर सीट की कटिंग हो गई, चाहे वो पेपर हो या प्लास्टिक हो, एक सीट कट करके नीचे आ गया। अब ये रोलर अभी नहीं पास होगा, एक सीट और कट करेगा, तब दो सीटें एक दूसरे के ऊपर लेयर बाई लेयर ऐड हो जाएंगी और ये हीटेड रोलर उसके ऊपर से जाएगा, दोनों सीटों को चिपका देगा। देखिए दूसरा लेयर कट हुआ, दूसरा लेयर कट होने के बाद रोलर फिर से मूव करेगा। हीटेड रोलर जब मूव होगा तो क्या करेगा, इन दोनों सीटों को आपस में वो हीट करके ग्लू की मदद से चिपका देगा और ऐसे लेयर बाय लेयर कटिंग होती रहेगी। सपोर्ट रोलर्स मूव करेंगे, सपोर्ट रोलर सपोर्ट देंगे, ये मेन रोलर्स मूव करेंगे और सीट जो मेटल या पेपर की सीट है या प्लास्टिक की सीट है मूव होती रहेगी। लेज़र कट करता रहेगा, जिस शेप का कट करता रहेगा आकर के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होता रहेगा। हीटेड रोलर उसको हीट करता रहेगा और लेयर बाय लेयर ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिस शेप का हमने कंप्यूटर में डिजाइनिंग किया था बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं। इसके भी बच्चों कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है, वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, प्लास्टिक, पेपर, फास्ट बिल्ड टाइम, बनाने का जो समय है वो बहुत तेज़ है, हाई एक्यूरेसी होती है। लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स आर ड्यूरेबल मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स विच कैन बी मशीन सैंडेड पॉलिश्ड कोटेड एंड पेंटेड। मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये बहुत हाईली ड्यूरेबल होता है। क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर में बनता है तो जिसकी मशीनिंग करना, सैंडिंग करना, पॉलिश करना, कोटिंग करना, पेंटिंग करना आसान हो जाता है। एप्लीकेशन क्या है, सेकेंडरी टूलिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे रबर मोल्डिंग, सैंड कास्टिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए जो हमारा मॉडल बनता है उसके लिए, और मेडिकल सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है बच्चों फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM। तो FDM तकनीक को, जो टेक्निक है उसको स्कॉट क्रम्प ने विकसित किया था और बाद में इसे स्टेटोसिस ने 1991 में मशीन का प्रयोग करके अपना मतलब जो भी नाम दिया था या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक या मोम पदार्थ को एक नोजल की सहायता से बाहर निकाला जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा, मतलब प्लास्टिक या मोम को एक नोजल की सहायता से बाहर निकाला जाता है, जो कि परत दर परत पार्ट्स के क्या होता है, ज्यामिति का पता लगाता है। इस टेक्निक में थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट का स्पूल होता है।
जो FDM के एक्सट्रूजन सिरे में फिट किया जाता है। एक्स और वाई चाल को कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि प्रोटोटाइप के प्रत्येक पार्ट्स का सटीक ज्योमेट्री का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक सतह को पहले से गर्म करके परिबद्ध किया जाता है। तो ज़्यादातर ये टेक्निक वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ हॉलो ऑब्जेक्ट यानी खोखले ऑब्जेक्ट बनाने, जैसे जो आपका इंजेक्शन मोल्डिंग से बेटर है। इंजेक्शन मोल्डिंग में थोड़ी बहुत स्क्रैप बच जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं बचते हैं। जैसे बाल्टियाँ बनाते थे, बोटल्स बनाते थे, हॉलो स्टैचूज़ बनाते थे आप इंजेक्शन मोल्डिंग से, प्लास्टिक के खिलौने बनाते थे इंजेक्शन मोल्डिंग से। इंजेक्शन मोल्डिंग का मैं कहूँ एडवांस वर्जन है या एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, फिक्स डिपोजिशन मॉडलिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे होता है, क्या होता है। सॉलिड बेस्ड रैपिड प्रोटोटाइप मेथड है जो एक्सट्रूड करता है मटेरियल को लेयर बाय लेयर में मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। तो ए थ्रेड ऑफ प्लास्टिक इज फेड इनटू एक्सट्रूजन हेड। एक्सट्रूजन हेड पे प्लास्टिक का धागा फिट किया जाता है, वेयर इट इज़ हीटेड इनटू ए सेमी लिक्विड स्टेट, जहाँ पर ये अर्ध तरल अवस्था में तक गर्म किया जाता है, एंड एक्सट्रूडेड थ्रू ए वेरी स्मॉल होल्स इनटू ए प्रीवियस लेयर ऑफ मटेरियल। और पिछले पदार्थ पे परत दर परत बहुत एक स्मॉल होल के द्वारा एक्सट्रूडेड किया जाता है। सपोर्ट मटेरियल ऑल्सो लेट डाउन इन सिमिलर मैनर, और सपोर्ट मटेरियल भी उसी तरह से दिया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। पहले एडवांटेज जान लीजिए क्या है। इजी फैब्रिकेशन है, मिनिमम वेस्टेज है। आपका जो इंजेक्शन मोल्डिंग है उसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें मिनिमम है। इजी ऑफ रिमूवल है, इजी हैंडलिंग है। एप्लीकेशन क्या है, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, एनालिसिस, प्लानिंग, टूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए अब आगे इसके बाद 3D है, तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट अ मोमेंट। फिक्स डिपोजिशन मॉडलिंग, चलिए ये आपका फिक्स डिपोजिशन मॉडलिंग है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है, तो आप इंजेक्शन मोल्डिंग से मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्क्रैप होता है, मटेरियल का वेस्टेज होता है। इसमें हम करते क्या हैं, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, लेयर बाय लेयर हम क्या करते हैं, एक टीनी होल्स होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्लास्टिक या मोम पदार्थ को एक नोजल की सहायता से बाहर निकालते हैं और परत दर परत पार्ट्स के ज्योमेट्री का पता लगाते हैं। और उसके बाद ज्योमेट्री का पता लगाने के बाद एक्सट्रूजन सिरे में फीड कर दिया जाता है FDM को, प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को, ठीक है। XY को तो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके द्वारा लेयर बाय लेयर बिछाते जाएंगे, आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसमें वॉइस दे देता हूँ। Word for laying down a small bead of plastic. What's really cool is you can have a real engineering grade thermoplastic. So the same stuff you'd injection mold. Someone needs an ABS or a polycarbonate or a high temperature ULTEM, we can actually print it directly as opposed to casting a part or having injected molded parts done. You're getting close to the same quality in mechanical properties and aesthetics as you would an injection molded part, but you're getting it in an additive process. Our software takes a 3D data file and it slices it into layers. Then that creates a tool path that's sent to the machine. The raw material is produced into filament-like fishing line type form. That filament is wrapped around a spool, so that's your cartridge of raw material that's going to be used to build parts. That material then gets fed up through the machine all the way to the head, where it's liquefied and extruded in fine layers. The support material is extruded at the same time, and then layer by layer the part is growing. When the part is completed then, it's removed from the build platform, and then the support material is removed. We also offer post-finishing operations that can smooth out those layers. So whether it's a hand finishing or cosmetic paint, we still can provide smooth-looking parts. We developed the technology to fit a full breadth of geometry sets. We've seen it used anywhere from small prototypes for mock-ups on test fitting parts to really large, structural pieces that go on airplanes or UAVs. We've gone from that. We're just doing real easy concept models, onesie. We've gone from that. We're just doing real easy concept models, onesie twosies, to now we're doing production runs of 5,000, 10,000 parts that are, and it's the actual part coming from the
So with it, we can do things that I have yet to even think of, but that younger generation, they're going to take this FDM process and turn it into something that's going to blow me away someday. ठीक है, आई थिंक आपको कुछ दिखा होगा, समझ में आया होगा। मैं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, इसके अंदर एक बहुत टीनी होल्स है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम प्लास्टिक एवं पदार्थ का एक नोजल की सहायता से बाहर निकालते हैं, जो लेयर बाय लेयर पार्ट्स के ज्योमेट्री का पता लगाता है। इस तकनीकी में थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट का एक स्पूल होता है जो FDM के यानी फिक्स डिपोजिशन मॉडलिंग के एक्सट्रूजन सिरे में फिट किया जाता है और प्रत्येक सतह को पहले से गर्म करके परिबद्ध कर दिया जाता है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, Our software takes देख लीजिए, a 3D data file and it ये जो प्रोडक्ट बना था इसको प्रोडक्ट को हमने एक्सपेंड किया तो आपको दिख रहा होगा कई सारे लेयर्स हैं। तो वही है, उस टीनी होल्स के थ्रू लेयर्स बाय लेयर्स हम बिछाते गए और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, slices it into layers. Then that creates ये a देख tool लीजिए, path that's ये sent to हमारा the फाइनल machine. प्रोडक्ट बन के The raw तैयार material हो गया। ठीक है, is produced into Look filament at like fishing line type form. That filament is wrapped to build part through the machine all the way to the headers. The support ये material देखिए, is layer extruded by at the layer, same layer by time, layer, and then layer by material layer the part is एक्सट्रूड growing. करते जाएगा When the और part is हमारा जो completed, प्रोडक्ट then होगा it's removed वो from the फाइनल build बन के platform, and तैयार then हो the जाएगा। support material is बनने के removed. बाद ये फाइनल प्रोडक्ट है। We also आप offer इसकी फिनिशिंग कर post-finishing सकते हैं, पॉलिशिंग कर operations सकते हैं, that पेंटिंग can कर सकते smooth हैं। out those layers. ये दिख रहा है So आपको whether it's a लेयर बाय hand लेयर्स finishing बना or हुआ। cosmetic paint, we उसके still बाद आप can जो करेंगे provide पेंटिंग smooth फिनिशिंग looking parts. जो आपको करना है we करिए। developed the technology to चलिए fit आगे a बढ़ते full हैं। आगे बढ़ते हुए आपके जो सिलेबस में एक दो चीज़ें और होंगी मैं उसको बता देता हूँ। आपके सिलेबस में होगा थर्मोजेट प्रोसेस। बच्चों क्या है, तो जनरली यह टेक्निक स्प्रे बंदूक का प्रयोग करने से पहले रोलर द्वारा फैले सिरेमिक और अन्य पाउडर को बांधने के लिए बाइंडर पदार्थ के साथ इंकजेट प्रिंटिंग हेड का उपयोग करती है, जो 3D प्रिंटर भी करता है। जैसे थर्मोजेट प्रिंटिंग या प्रोसेस भी आप 3D प्रिंटिंग प्रोसेस से समझ सकते हैं। तो इस प्रणाली में यानी थर्मोजेट प्रोसेस में उत्पादित मोम को पार्ट्स पर कास्टिंग विधि के लिए सैक्रिफिशियल पैटर्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अपेक्षाकृत कम समय में कैड मॉडल के द्वारा कठोर धातु से बनने वाले पार्ट्स का उत्पादन किया जा सकता है। वैक्स पैटर्न यानी मोम पैटर्न को उच्च मानक तक समाप्त करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को करने के लिए एक समस्या ये जनरेट हो जाती है, वो क्या है कि इसमें सपोर्ट प्रणाली की सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसलिए सपोर्ट सिस्टम को हटाने की ज़रूरत होती है और सतहों को हाथ से साफ करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो प्रोसेस है बहुत कम इस्तेमाल होता है यानी थर्मोजेट। अब 3D डायमेंशनल प्रिंटिंग या 3D प्रिंटिंग समझिए, उससे आपका थर्मोजेट प्रोसेस या प्रिंटिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 3D प्रिंटिंग देखते हैं। 3D प्रिंटिंग क्या है, तो सबसे पहले इसको MIT ने विकसित किया था और ये प्रक्रिया जो है SLS के समान होती है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग के समान होती है। लेकिन इसमें जो लेजर का उपयोग करने के बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंकजेट प्रिंटिंग हेड का प्रयोग करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, अगर आप इंकजेट प्रिंटर देखे होंगे तो वही है, जो हेड होता है उसका वही है इंकजेट प्रिंटिंग हेड। तो इसमें SLS की तरह ही है 3D प्रिंटिंग, लेकिन जो SLS में लेज़र का इस्तेमाल करते थे, इसमें हम इंकजेट प्रिंटिंग हेड का इस्तेमाल करेंगे। 3D प्रिंटिंग काफ़ी तेज़ मतलब फास्ट मोशन प्रोसेस है, तो लगभग आमतौर पर 2 से 4 सतह प्रति मिनट की दर से इसका प्रिंटिंग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो मैंने समझाना था इसमें समझा दिया आपको, वही चीज़ें मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए 3D प्रिंटिंग देख लीजिए, ये है इंकजेट प्रिंटिंग हेड। इसमें मेटल्स हैं। मेटल्स क्या करेंगे, जैसा आप कंप्यूटर का डिज़ाइन किए रहेंगे कैड की मदद से अपने सिस्टम में, वैसे ही मॉडल्स ये प्रिंटर बनाता जाएगा लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करके 3D प्रिंटिंग करेगा। 3 दिशाओं में 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग करेगा और ये हमारा सॉलिड मॉडल्स बन के तैयार हो जाएगा, जैसा हमने डिज़ाइनिंग में किया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट।
3D प्रिंटिंग देखिए, देखिए ये आपका इंकजेट, ये आपका इंकजेट प्रिंटिंग हेड है। इसके थ्रू मेटल्स इंजेक्ट हो रहा है, और मेटल इंजेक्ट हो रहा है तो लेयर बाय लेयर तीनों दिशाओं में प्रिंट कर रहा है, मतलब एक्स वाई एंड जेड, मतलब उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और थिकनेस भी है। तो कहीं ना कहीं जैसा मॉडल आपने कंप्यूटर में बनाया है अपने कैड की मदद से, वैसे ही मॉडल्स ये प्रिंटर, जिसको हम 3D प्रिंटर भी कहते हैं, 3D मॉडलिंग में 3 डायमेंशनल मॉडलिंग प्रिंटर भी कहते हैं, वो अपने इंकजेट हेड की मदद से वैसा मॉडल तैयार कर देगा। ठीक है, इंकजेट प्रिंटिंग हेड की मदद से वैसा ये मॉडल तैयार कर देगा जैसा आपने डिज़ाइन किया है। देख सकते हैं आप, ये प्रिंटर हेड ही है, इंकजेट प्रिंटिंग हेड ही है। ठीक है, देख लीजिए। ये लेयर बाय लेयर ये इंकजेट प्रिंटिंग हेड उस पर बिछाता जाएगा और हमारा मॉडल बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा क्या है? तो बच्चों इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस भी शेप का आप चाहेंगे, जिस भी शेप का आप डिज़ाइन बनाएंगे, ये प्रिंटर उसी शेप का मॉडल तैयार कर देगा। तो फ़ायदे की ही बात है, ना स्क्रैप बचा, ना एनालिसिस, ना टेस्टिंग, ना मॉडलिंग, ना डिज़ाइनिंग। बस डिज़ाइनिंग आपको ड्राइंग से करनी है और मॉडल वैसा तैयार हो जाएगा। तो रैपिड प्रोटोटाइप बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों एक और आता है इसमें आपका बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग को BPM जिस शॉर्टकट में कह रहे हैं, स्लाइस बनाने के लिए 12,500 या 13,000 बूंदों की दर से स्प्रे होता है, एक बूंद होती है। बैलिस्टिक पार्टिकल BPM प्रणाली में पिघले हुए पदार्थों की बूंदों को शूट करने के लिए पीजो ड्रिविंग इंकजेट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जो पहले से जमा परत पर ठंडा करते हैं। XY दिशा में छोटी छोटी बूंदों को नोजल से स्प्रे करते हुए स्थानांतरित करते हुए एक परत बना दी जाती है। आधार प्लेट यानी बेस प्लेट पर परत बनने के बाद एक डायरेक्शनल दूरी से नीचे हो जाती है और नई परत पिछली परत से थोड़ा ऊंचाई पर बनाई जाती है, और ऐसे करते करते लेयर बाय लेयर में हमारा मॉडल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग को देख लीजिए। इसको आप खुद देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए हाई टेम्परेचर पे होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का स्प्रे होगा। 12,500 बूंदों को स्प्रे किया जाता है। ठीक, ये देखिए फ्लो प्लेट है जिसके द्वारा फ्लो होगा। ये डीएसिलेशन है, इम्पैक्ट एसिलेशन सब सिस्टम है आपका सेटअप का। हाई प्रेशर एयर टैंक है, रेगुलेटर है, कैरियर है, मोल्ड है जिसके द्वारा आपको स्प्रे कराना। ओपन रेल्स है जहाँ से हमारा ऑफिस बनेगा। ठीक है, देखिए ये बहुत तेज़ी से पार्टिकल्स को स्प्रे करेगा। स्प्रे करने के बाद क्या होगा, परत दर परत क्या होंगे, ये BPM पिघले हुए पदार्थों की बूंदों को शूट कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए पीजो ड्रिवन, ये जो मैकेनिज्म यहाँ से शूट कर रहा है वो पीजो ड्रिवन मैकेनिज्म है।
और ऐसा करते हुए पहले से जमा परत पर ठंडा करते हैं इसे। XY दिशा में छोटी छोटी बूंदों को नोजल से स्थानांतरित कर लेते हैं और स्थानांतरित करके एक परत बना लेते हैं, और ये परत आधार प्लेट पर बनने के बाद नीचे चला जाता है, जिसे लेयर बाय लेयर ऐसे बनाते जाते हैं और हमारा वर्कपीस या मॉडल तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, आपके बुक में रैपिड प्रोटोटाइप के कुछ एप्लीकेशंस दिए होंगे, वो मैं आपको एक एक समझा देता हूँ कैसे है क्या है। तो रैपिड प्रोटोटाइप के जो एप्लीकेशंस हैं, तो सबसे पहले क्या कि मॉडलिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट में कर रहे हैं हम। ठीक, अब एक चीज़ और कि जैसे छोटे छोटे रैपिड टूल हैं या छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए होता है। मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों, चिकित्सा में भी, मेडिकल में भी। जैसे कंप्यूटर स्कैन किए गए डेटा के माध्यम से RPT का उपयोग कर किसी व्यक्ति के जो वास्तविक हिस्से हैं, जो वास्तविक बॉडी पार्ट है, उससे मिलता जुलता हुआ मॉडल बना देते हैं, जिसे हम ट्रायल सर्जरी करने के लिए किया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। मान लीजिए ये व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ, वैसे भगवान न करे कोई हो, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा पैदा हुआ है तो इसके इस पार्ट को हम भरना चाहते हैं, तो हम जा सकते हैं बच्चों 3D प्रिंटिंग पे या 3D मॉडलिंग पे या रैपिड टाइप मॉडलिंग पे। तो क्या होगा कि कंप्यूटर स्कैन किए गए डेटा के माध्यम से RPT का उपयोग करेगा और इसके मिलते जुलते हिस्से से, जैसा इधर का हिस्सा है वैसे ही इधर के हिस्से पे क्या करेगा, मॉडल तैयार कर देगा। और जिसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, जिसे ट्रायल सर्जरी के लिए कह रहे हैं कि ट्रायल सर्जरी के लिए किया जाता है। रैपिड प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी का उपयोग मास्क भी बनाया जाता है, मतलब कस्टम फिट मास्क बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जल गया हो या बहुत उसके चेहरे पे निशान हो या कुछ उसका बॉडी का पार्ट ज़्यादा जल गया हो, गड्ढा हो, तो ऐसे मास्क भी बनाते हैं, दिखाते हैं हम आपको, देख सकते हैं। तो ऐसे मास्क भी हम बनाते हैं। मास्क भी बनाने के लिए ये पहले का है, 3D प्रिंटिंग के बाद का ये चेहरा है, देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो और इसका एप्लीकेशंस क्या है, घुटनों के बेहतर सॉकेट का उत्पादन करने के लिए सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत छोटे मतलब वेरी स्मॉल मीडियम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड अपनाया जाता है। तो ज़्यादातर गहने, डिज़ाइन, आर्किटेक्ट, शिल्प कला में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो लाभ क्या है, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों इसके एडवांटेजेस तो बहुत हैं। पहला कि लगभग कोई भी ज्योमेट्री हो उसको हमें कंप्यूटर से डिज़ाइन करनी है, वैसा प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। मतलब ये कि जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये रैपिड प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट है। और मैं जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, 50 से 90% तक कॉस्ट कम हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस टेक्निक में, RPT में, रैपिड प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी टेक्निक में। इस तकनीक के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था में ही त्रुटियों और खामियों का पता लग जाएगा। ऑब्वियसली जैसे ही आप डिज़ाइन करेंगे CAD की मदद से, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की मदद से, आपको पता चल जाएगा क्या कमी है क्या नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट में आपको वो कमी नहीं देखनी पड़ेगी। और बहुत सारे मतलब ह्यूमन रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड मॉडल तैयार किए जाते हैं। असेंबली में भी काम आता है, मतलब इसमें कम से कम लॉस होता है। और क्या हो सकता है कि मतलब इस टेक्निक के लिए कोई एक्स्ट्रा टूल की आवश्यकता नहीं हो रही है, आप देख रहे होंगे। मतलब इंकजेट प्रिंटर ही सब बना दे रहा है, कोई टूल्स नहीं, कोई मटेरियल रिमूवल प्रोसेस नहीं। RPT रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक एक मटेरियल एडिशनल प्रोसेस है, तो कोई टूल की आवश्यकता है ही नहीं। इस तकनीक में डिज़ाइनर और मशीनरी अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, मतलब डिज़ाइन करने का जो आपका सिस्टम है वो अलग है, आप प्रोटोटाइप मशीन को कहीं अलग भी रख सकते हैं। तो फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है, मैं अगर एक बात में कहूँ कि तकनीक का भविष्य में विकास क्या हो सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकती है रैपिड प्रोटोटाइप में। तो रैपिड प्रोटोटाइप में डेवलपमेंट करने के लिए जो बिल्डअप टाइम है वो बहुत कम आ सकता है। मतलब आने वाले रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक में जो बिल्डअप टाइम है, बनाने का जो समय है वो बहुत कम हो सकता है। लेज़र लाइट की मदद से या मोटर के कंट्रोल की वजह से इसमें काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है।
मतलब जो न्यू मटेरियल्स हैं, इसमें अभी लिमिटेशंस हैं कि सारे मटेरियल्स से आप नहीं बना सकते, तो जो न्यू मटेरियल्स हैं या अपकमिंग मटेरियल्स हैं या पॉलीमर है, उसका भी डेवलपमेंट पॉसिबल होगा इन फ्यूचर। सिरामिक कंपोजिट में विकास से तेज़ी से प्रोटोटाइप की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अभी वर्तमान में लिमिटेशंस हैं, लेकिन फ्यूचर में अभी छोटे छोटे पार्ट्स का हम करते हैं, बहुत लिमिटेड पार्ट्स का हम रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर बड़े बड़े शेप के जो ज्योमेट्री के शेप हैं वो भी तैयार किए जा सकते हैं, बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं वो भी तैयार करना संभव है। तो प्रेजेंट टाइम में इस टेक्निक की डिमांड बहुत कम है, लेकिन फ्यूचर में इस टेक्निक की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी बच्चों, क्योंकि इसमें कोई स्क्रैप नहीं है। आप देख सकते हैं कोई वेस्ट नहीं हो रहा है मटेरियल का, जितना मटेरियल है उतना मॉडल को बनाने में लग जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप इस चैप्टर को एंजॉय किए होंगे, और इस चैप्टर में तो कुछ बचा नहीं है, तो मैंने इसको सब कुछ कवर कर लिया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको लिख करके चाहे तो वीडियोस बना दूंगा या जैसे भी 50-60 क्वेश्चन, अगर 7 चैप्टर हैं, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन दूंगा, 28 से 30 क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में दे दूंगा, पहले ये ख़त्म तो हो। ठीक है बच्चों, बाकी आपके काम का नहीं था तो मैंने नहीं पढ़ा है। देख सकते हैं ये भी 3D प्रिंटिंग का ही कमाल है, ये देख सकते हैं आप, गन 3D प्रिंटेड गन्स बना सकते हैं हम, जेट इंजन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आर्किटेक्ट में इस्तेमाल होता है। देख लीजिए 3D प्रिंटर का कमाल घर तक में इस्तेमाल हो रहा है, घर तक बनाने के लिए लेयर बाई लेयर वो बिछाता जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये अब घर पूरा उसी से ही बनाया हुआ है। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, बाय।